Good morning, my dear students. Today we will discuss about the first chapter of class 9 biology, that is the fundamental unit of life. आज हम जीव विज्ञान में कक्षा 9 में पहले चैप्टर, जिसके आप 2 पार्ट पहले भी देख चुके हैं, उसका जो लास्ट पार्ट है और शायद आज ख़त्म भी हो जाएगा, तो उस पार्ट पर हम चर्चा करेंगे। जीव विज्ञान में पहला जो चैप्टर है कोशिका, आपने पहले पढ़ रखा है, 2 भाग आपने पढ़ लिए हैं। आज हम इसमें लास्ट पार्ट पे डिस्कस करेंगे। तो आपने पिछले पार्ट्स में जो पिछली वीडियोस आपने देखे थे, उन वीडियोस में आपने सेल पढ़ा था, सेल के शेप और साइज, आकार एवं आकृति पढ़े थे। सेल कितने प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, सुकेंद्रकीय और पूर्व केंद्रकीय कोशिकाएं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। उसके बाद कोशिका भित्ति, कोशिका कला यानी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी बॉडी और राइबोसोम। इन टॉपिक्स पर हमने पहले भी चर्चा की, उनको पढ़ा, उनके बारे में जाना। तो आज हम जो कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उन्हीं पर आगे चर्चा करेंगे, उन्हीं के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम पर हमने एक टॉपिक बोला था, एक वर्ड बोला था, एक सेल ऑर्गेनेल बोला था, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आप इंग्लिश में देखेंगे लाइसोसोम लिखा होता है, हिंदी की बुक में देखेंगे तब भी आपको लाइसोसोम ही लिखा दिखेगा, लेकिन कुछ बुक्स में लाइसोसोम का जो नाम होता है वो क्या होता है, लयन काय। क्या बोला बेटा, लयन काय। तो हम हालांकि इस कोशिकांग पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज हम इसको डिटेल में देखेंगे क्या होता है लयन काय या लाइसोसोम। अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करें तो लाइसो और सोम, लाइसो का मतलब होता है लाइसिस करना, लाइसिस करना, और सोम का मतलब होता है बॉडी, मीन्स अ बॉडी विच लीड्स टू लाइसिस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी एजेंट। मतलब ऐसा कोई भी ऐसी कोई भी संरचना, ऐसी कोई भी कोशिका का अंग जो किसी भी कारक को विघटित कर दे या उसको तोड़ दे, उसको खत्म कर दे। ठीक है, तो अगर हम सेल के अंदर देखते हैं, कोशिका के अंदर देखते हैं, तो बेटा हमको इस प्रकार से थैलीनुमा कई सारी संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं। ये थैलीनुमा संरचनाएं एक्चुअल में क्या होता है, लाइसोसोम होते हैं। इनका उत्पादन कहाँ से होता है, इसके भी पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय। क्लियर, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय पढ़े थे आपने। गोल्जी काय लाइसोसोम का उत्पादन करते हैं, उनके अलग अलग फंक्शन और भी थे जो आपने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अब अगर हम बात करें लाइसोसोम, लाइसोसोम इज आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, यानी लाइसोसोम को हम कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली। आत्मघाती मतलब होता है ऐसा कोई भी इंसान, ऐसी कोई भी चीज जो आत्महत्या करती हो। अच्छा, ये कहाँ से आत्महत्या कर लेगा, करता है। समझिएगा इस बात को। मान लीजिए कि एक कोशिका है और उस कोशिका पर बाहर से किसी भी संक्रामक तत्व है, यानी कोई भी जीवाणु या वायरस, बैक्टीरिया या वायरस जो है इस पर अटैक कर देते हैं, और इसके आसपास वाली सेल्स भी या आसपास की कोशिकाएं भी इस संक्रमण के अंदर या इससे संक्रमित होने की उनकी भी संभावना होती है। तो सबसे पहले अटैक कौन करते हैं, अगर किसी वायरस ने किया है तो यह कोशिका संक्रमित हो जाएगी, तो इसके अंदर का जो लाइसोसोम होगा, इस कोशिका के अंदर कहीं ना कहीं तो लाइसोसोम पड़ेंगे, और ये लाइसोसोम सीधे सीधे क्या करेंगे, इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। किसको, उस वायरस या बैक्टीरिया को। लेकिन इन द केस अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो ये लाइसोसोम जिस कोशिका के अंदर है इसी को नष्ट कर देते हैं, एंड सो दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग। यानी कोई भी इंसान अगर अपने आप को नष्ट कर ले रहा है, आप अगर अपने घर को ही ब्लास्ट कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है आप भी तो उसमें मर जाओगे ना, कभी ना हो ऐसा।
फिलहाल तो आग का भी उसमें नुकसान हो जाएगा। तो इस प्रकार की घटनाएं आत्महत्या कहलाती हैं, आत्मघाती प्रक्रियाएं कहलाती हैं। और यहाँ पर यह प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न की जा रही है? लयनकाय या लाइसोसोम के द्वारा। इसलिए हम लयनकाय या लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली या सुसाइडल थैली। क्लियर? आई होप इतना समझ में आ गया होगा। लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है? सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, किसी भी फॉरेन एंटीजन से, किसी भी बाह्य तत्व से प्रोटेक्शन या सुरक्षा प्रदान करना लाइसोसोम का काम होता है। ठीक है। द नेक्स्ट सेल ऑर्गन अगला जो कोशिकांग है, आप लोग बहुत अच्छे से इस कोशिकांग को जानते हैं, नाम भी सबने सुन रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया। समझ आया? ये नाम सुना है सबने? बोलो बेटा, सबने सुना है ना? माइटोकॉन्ड्रिया, इंग्लिश में कॉन्ड्रियन कहते हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। आप खुद सोचिए, आपके घरों के आसपास बिजली कहाँ से आती है? पावर हाउस से। यानी एक ऐसी जगह जहां पर बिजली बन रही हो, वहां से हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो, आप उसको क्या बोलोगे? पावर हाउस। तो यहाँ पे हम सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कह रहे हैं? व्हाई वी कॉल सो? बिकॉज सेल के अंदर पहले चीज हम लोग देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होता कैसा है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर आप सेल के अंदर देखते हो, डबल मेम्ब्रेनस होता है। बाहर की एक मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं इसको, बाह्य कला या आउटर मेम्ब्रेन। क्लियर? आउटर मेम्ब्रेन या बाह्य कला। क्लियर? अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ ही, यानी ये जो अंतः कला है ये अंदर की तरफ ही जगह जगह पर उंगलियों की तरह मुड़ी होती है। अब तो डायग्राम बच्चा बहुत अच्छे से याद आ रहा होगा ना? अरे बुक सामने रखी होगी, ध्यान से देखो, याद आ रहा है? ठीक है। ये जो अंदर की संरचना होती है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलेंगे? क्रिस्टी। इसके अंदर एक जेल लाइक मटेरियल भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे बच्चा? मैट्रिक्स। और ये जो इन अंदर की अंतःकला है, इनर मेम्ब्रेन है, इस पर माचिस की तीलियों जैसी संरचनाएं पाई जाती है। माचिस की तीली देखी ना सबने? एकदम एक तीली हुई, उसके ऊपर ऐसा जहाँ पे वो सब्सटेंस लगा होता है, बर्निंग जो भी होता हो, ठीक है, जिसकी सहायता से जलाते हैं। तो इसी प्रकार की संरचना यहाँ पर अंदर की तरफ मेम्ब्रेन्स में पाई जाएगी, इस मेम्ब्रेन में पाई जाएगी, इस कला में पाई जाएगी। और एक्चुअल में वही पार्ट ही, वही भाग ही जिम्मेदार होता है जहां पर कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा? अगर आप देखिए एक कोशिका हुई, उसके अंदर ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है, ठीक है? और माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ऊर्जा उत्पादन कर रहा है। आपके शरीर में ऊर्जा उत्पादन होता है तो आप ऊर्जा का क्या करते हो? हम बहुत सारे कार्य में हम चल रहे हैं तब भी ऊर्जा, आपको पढ़ा रहे हैं तब भी हम ऊर्जा लगा रहे हैं, उसमें खर्च हो रही है। आप पढ़ रहे हो उसमें भी ऊर्जा खर्च हो रही है, ठीक है? तो ये ऊर्जा हमको मिलती कहाँ से? कोशिकाओं से, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे शरीर के सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो कोशिकाओं से ही संचालित होती है, उनकी स्टार्टिंग ही कोशिका से होती है, ठीक है? सो बेसिकली दिस सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड हेंस दिस इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है? या सेल का पावर प्लांट, कोशिका का पावर प्लांट, ठीक है? तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। एक चीज नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट अगर आपने पहले पढ़ा है तब भी ठीक है, नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लीजिए। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में कहते हैं हरित लवक। लेकिन क्लोरोप्लास्ट सबसे ज्यादा बिलोंग करता है एक सेल ऑर्गेनेल की श्रेणी से, जिसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। क्या बोले बेटा? प्लास्टिड। और प्लास्टिड को हिंदी में लिखा होगा लवक।
लवक, यानी ऐसा कोशिकांग जो हमारे शरीर में, मतलब हम अपनी बात तो नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ पौधों में पाया जाता है, तो ऐसा कोशिकांग जो पौधों के शरीर में या पौधों के प्लांट बॉडी में किसी भी विशेष पार्ट पर कोई भी कलर इम्पार्ट करता है, कोई भी रंग लाता है। यानी अगर आपको पौधे का कोई भाग हरा दिख रहा है तो उसका रीजन है प्लास्टिड। अगर फ्लावर आपको रेड, ब्लू, ग्रीन जैसे भी दिख रहे हैं उसका रीजन है प्लास्टिड। ठीक है, तो प्लास्टिड या लवक 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला जो आपने बहुत कम सुना होगा शायद, क्रोमोप्लास्ट। CHROMOPLAST, कंफ्यूज मत होना। तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्णी लवक। बेटा हिंदी में वर्ण का मतलब होता है रंग, ठीक है, यानी ऐसा प्लास्टिड जो पौधे में रंग लाता हो। रंग लाने का मतलब क्या हुआ, आपने पौधे के पुष्प देखे हैं, ठीक है, तो फ्लावर की पेटल जो होती हैं, पुष्प की जो पंखुड़ियां होती हैं, उनका रंग देखिएगा ध्यान से, तो आपको कई अलग अलग टाइप के फूल दिखते हैं, अलग अलग रंग दिखाई पड़ता है उनका। तो वो सारे अलग अलग प्रकार के जो रंग होते हैं उनके लिए जिम्मेदार कौन होता है, क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक। दूसरा जाना पहचाना आपको पहले से पता होगा, नाम क्या हमने बोला था, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में बोलते हैं हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट को बोलते हैं अवर्णी लवक। देखिए क्रोमोप्लास्ट के बारे में आपको पता चल गया। क्रोमोप्लास्ट उन भागों में पाया जाता है जहां पर लाल, नीला, अनेक प्रकार के रंग पाए जाते हैं। जैसे फूलों के जो रंग होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से या वर्णी लवक की वजह से होते हैं। अवर्णी लवक मतलब बिना, ल्यूकोप्लास्ट यानी ऐसा प्लास्टिक जिसमें कोई कलर इम्पार्ट करता ही नहीं। तो फिर इसका काम क्या है, इसका काम है पौधों में भोजन संग्रह करना, यानी स्टोरेज से रिलेटेड सारे काम करता है। यानी पौधों की पत्तियों में जो ल्यूकोप्लास्ट होगा वो इसमें हेल्प करेगा। ठीक है, भोज्य पदार्थ कहाँ से स्टोर होते हैं, फैट, प्रोटीन, लिपिड, ये सारी चीजें जब लीफ सेल में अगर स्टोर होंगी तो उसमें हेल्पफुल होगा कौन, ल्यूकोप्लास्ट। अब बात आती है मैं क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट के लिए हमको ये मिटाना पड़ेगा, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। So to see the structure of chloroplast, this is a membrane bound cell organelle। यह एक कला आबद्ध कोशिकांग है। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक बाहर की मेम्ब्रेन है, अंदर भी मेम्ब्रेन होती है, और लेकिन इस कोशिकांग के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपने अक्सर दुकानों पे देखा होगा, जैसे जो आप खुद भी ऐसा करते होंगे, जैसे आपके पास जब ज़्यादा सिक्के हो जाते हैं पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, उनके जब कॉइन्स होते हैं उनका आप जब एक स्टॉक बना लेते हो खड़े खड़े करके एक दूसरे पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से स्टॉक जैसी संरचनाएं देखते हैं। क्या देखते हैं, स्टॉक जैसी संरचना है। इसमें से प्रत्येक एक सिक्के को समझ लीजिए, क्या बोलेंगे, थैला क्वाइड। क्या बोलेंगे, थैला क्वाइड, ठीक है। और ये सारा का सारा जो स्टॉक है इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेना। क्या बोलेंगे, ग्रेना। हिंदी वालों में ग्राना लिखा होगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप मान लिया ये भी स्टॉक्स बने हुए हैं, कई सारे स्टॉक्स बने होंगे हरित लवक के अंदर, ठीक है। तो और ये जो स्टॉक होते हैं, जो गड्डियां आप कह सकते हैं अपनी भाषा में, तो ये आपस में जुड़े भी होते हैं, ठीक है। अगर हम एक की बात करें तो इसके अंदर छोटे छोटे रंगीन हरे रंग के छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं जो हेल्प
करते हैं सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करने में, और उन कणों का नाम होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। तो आप आज बहुत अच्छे से जान गए होंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल। क्लियर? इतना समझ आ गया? सो द बेसिक फंक्शन ऑफ दिस सेल ऑर्गेनेल इज टू हेल्प टू रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन क्लोरोफिलस प्लांट्स। यानी इस कोशिकांग का जो मुख्य कार्य है वह है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न कराना। In the absence of this cell organelle, plants will be unable to perform the process of photosynthesis. अगर यह कोशिकांग ना पाया जाए तो उस कंडीशन में जो हरे पौधे होंगे वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न नहीं कर पाएंगे। ठीक है? आई थिंक ये वाला क्लियर हो गया होगा। द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल, अगला सेल ऑर्गेनेल, अगला कोशिकांग है सेंट्रोसोम, या फिर हिंदी में तारक काय। तारक काय या सेंट्रोसोम। इससे पहले कि हम तारक काय को पढ़ें, हम एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं। टॉपिक नहीं बल्कि आप एक छोटी सी प्रोसेस देखिए। एक सेल होती है, हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, एवरी न्यू सेल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। यानी हर एक नई कोशिका किसी पहले से विद्यमान कोशिका के द्वारा कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के तहत ही बन पाती है। समझ में आ गया? तो अगर एक कोशिका 1 से 2 में डिवाइड होती है तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जब हो रही होती है उस दौरान क्या होता है कि कोशिका का शेप यानी कोशिका का आकार कुछ इस प्रकार का हो जाएगा कि उसके अंदर से उस कोशिका में 2 ध्रुव बन जाते हैं। क्या बन जाएंगे? ध्रुव। हालांकि ये प्रोसेस बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन आपको समझने के लिए सिर्फ हम बता रहे हैं कि एक कोशिका अगर एक कोशिका 1 से 2 में डिवाइड होकर खींचती है, ब्रेक होती है, तो जाहिर सी बात इधर से कोई खींचे इधर से कोई खींचे तभी तो जाके ये कोशिका विभाजित होगी। और वो खिंचाव कौन उत्पन्न करता है? तारक काय। यानी वो खिंचाव उत्पन्न होगा कब? जब दोनों ध्रुव बनेंगे, 2 सिरे बनेंगे, 2 एंड बनेंगे, और इन एंड की फॉर्मेशन कौन करता है? तारक काय। ठीक है? और इन ध्रुवों से ये देखिए फाइबर्स निकलते हैं। क्या होता है? फाइबर्स निकलते हैं जो आपके आनुवंशिक पदार्थ यानी गुणसूत्रों को एग्जैक्ट हाफ डिवाइड करते हैं। ठीक है? मान लीजिए यहाँ पे गुणसूत्र होते हैं जोड़े में, तो एक मतलब एक गुणसूत्र इधर चला जाएगा और एक इधर आ जाएगा। तो मतलब जितना भी गुणसूत्र, जितना भी आनुवंशिक पदार्थ उस समय प्रेजेंट कोशिका में विद्यमान होता है उसका हाफ जो है एक साइड चला जाएगा, हाफ एक साइड चला जाएगा, और इस प्रकार से 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। तो इस कोशिका विभाजन के समय जो यह ध्रुवीकरण हुआ था, ये जो ध्रुव बने थे, जो पोल बने थे, इनको हम लोग टर्कु ध्रुव कहते हैं। ये ध्रुव टर्कु ध्रुव या इंग्लिश में स्पिंडल पोल्स कहते हैं। ठीक है? तो आप समझ गए होंगे ना तारक काय का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? कोशिका विभाजन में सहायता करना। कोशिका विभाजन में सहायता करना। तो अगर आप कोशिका के अंदर या सेल के अंदर आप देखोगे तो जो तारक काय होते हैं एकदम माचिस के बंडल के जैसे। अगर मान लीजिए हम जो माचिस की तीलियां होती है उनका एक बंडल बना लेते हैं, तो माचिस के बंडल जैसी संरचना है, मतलब ऐसा लगेगा कि एक मैच बॉक्स की स्टिक्स का एक बंडल पड़ा हुआ है। ठीक है? तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रोसोम। और यही सेंट्रोसोम जब डिवाइड होकर स्पिंडल पोल बनाता है या तर्क ध्रुव बनाता है तो आधा एक तरफ चला जाएगा, आधा दूसरी तरफ चला जाएगा। तो एक जैसे ये डिवाइड होता है, आधा इधर आ गया, आधा स्पिंडल सेंट्रोसोम इधर आ गया, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रियोल। क्या बोलेंगे? सेंट्रियोल। आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप चाहे तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, चाहे आप वैसे माय सजेशन कि आप ग्रुप में कमेंट कीजिएगा,
अपना क्वेश्चन भेजिएगा, उसका समाधान आपको मिलेगा। नाउ अब हम एक यहाँ पर आपके सेल ऑर्गेनेल जितने भी कोशिकांग थे ये सारे खत्म हो जाते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचता है, दैट इज सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन। हमने हालांकि इस चीज़ को आपको पहले भी समझा दिया, लेकिन फिर से एक बार डिटेल स्टडी में आप करेंगे। देखिए, अगर हम स्टडी करें सेल डिवीजन की, तो सेल डिवीजन होने के दो मेथड होते हैं। एक तो हम बोलते हैं समसूत्री विभाजन। क्या बोलेंगे? समसूत्री विभाजन, जिसको हम लोग बोलते हैं माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन, दूसरा नाम माइटोसिस। क्या? माइटोसिस। दूसरे में देखेंगे, दूसरा जो विभाजन होता है इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन या फिर मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन, या फिर दूसरा नाम होता है मियोसिस। क्लियर? इन दोनों प्रोसेस को पढ़ने से पहले, एक्चुअली में बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, आपके लेवल से है तो काफी ऊपर, लेकिन आप इनमें सिर्फ एक ब्रीफ अकाउंट आप इसमें पढ़ेंगे, ब्रीफली डिस्क्रिप्शन आपको दिया जाएगा। देखिए, इन दोनों के बारे में पढ़ने से पहले हमको दो चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ये आप इतना नोट कर लीजिएगा, ठीक है? आगे पढ़ते हैं, इतना सबने नोट कर लिया होगा, इसके ही आगे बढ़ेंगे, कहीं और टॉपिक पर नहीं जाएंगे, डोंट वरी। देखिए, विभाजन को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए वर्ड, दो वर्ड पता होना चाहिए। हैप्लॉइड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एक गुणित, और दूसरा वर्ड होता है डिप्लॉइड, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में द्विगुणित। क्लियर? एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। जो घने जंगल होते हैं तो वहां पे फ्रूट फ्लाई होती है, फल मक्खी जिसको बोलते हैं, उसका नाम होता है ड्रोसोफिला। क्या नाम होगा? उसका नाम होता है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, ये पूरा नाम है उस फल मक्खी का, ठीक है? तो नॉर्मली हम ड्रोसोफिला बोलते हैं। उसका जब हम उसकी एक सेल लेते हैं, उसकी एक सेल लेंगे तो उसकी एक सेल में उसकी एक सेल के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो टोटल होती है 8। हम इसी का एग्जांपल लेते हैं और आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। 8 क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वही आनुवंशिक पदार्थ, और वो सारे पेयर में पाए जाते हैं। चलो थोड़ी देर के मान लिया कि इसके अंदर कोई केंद्र नहीं, हम मान लेते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं लेकिन मान लेते हैं, और सारे के सारे क्रोमोसोम्स पेयर में मौजूद थे। तो बेटा 8 क्रोमोसोम्स अगर पेयर बनाओगे तो कितनी पेयर बनेगी? बोलो, 4 पेयर बनेगी। ये देखो 8 क्रोमोसोम्स टोटल होते हैं उसकी नॉर्मल सेल में, सोमैटिक सेल में, दैहिक कोशिका में, ठीक है? हमारे शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक तो वे जिनसे हमारा शरीर बना है, यानी नॉर्मली आप हमारे कहीं से भी एक कोशिका निकाल लिया, वो हमारी दैहिक कोशिका है, यानी सोमैटिक सेल है, ठीक है? और दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव सेल। तो रिप्रोडक्टिव सेल मैंने जब स्टार्टिंग की थी इस चैप्टर की, तभी हमने बताया था स्पर्म और ओवम, शुक्राणु और अंडाणु, ये है मानव के केस में, ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्टिव सेल है, यानी ऐसी कोशिका जो प्रजनन में भाग लेती है प्रजनन कोशिका कहलाएगी, यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स आर दोज सेल्स व्हिच टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर? खैर, तो ये नॉर्मल सेल होगी, तो इसलिए नॉर्मल सेल में, सोमैटिक सेल में सारे के सारे क्रोमोसोम्स कैसे मौजूद हैं? पेयर में। अच्छा, एक हमने ड्रोसोफिला की सेल ली, देखा अरे इसमें 4 ही थे, मतलब क्या हुआ यार? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 8 यानी पेयर जितनी थी उतनी है, लेकिन हर एक पेयर से एक ही क्रोमोसोम्स कम हो गया, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो टोटल यहाँ कितने निकले? 4, है ना? जस्ट हाफ मतलब हाफ अगर आप लिख के देखो, हाफ किस वर्ड से स्टार्ट, किस लेटर से स्टार्ट? H से, मतलब कौन सी सेल? हैप्लॉइड सेल। मतलब हैप्लॉइड सेल
जिसमें एक ही एक क्रोमोसोम पाया जाए, एक ही एक गुणसूत्र पाया जाता है, जोड़े में नहीं पाया जाता है, तो ऐसी कोशिकाएं हमेशा ड्रोसोफिला हो चाहे किसी भी इंडिविजुअल की बात कर लो, जनरली ऐसी कोशिकाएं जो होती हैं वे प्रजनन कोशिकाएं होती हैं। कौन सी? रिप्रोडक्टिव सेल्स, प्रजनन कोशिकाएं या रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, तो नॉर्मली जो कोशिका में, जिस कोशिका में पेयर में पाए जा रहे हैं गुणसूत्र, वह कोशिका कैसी होगी? वह कोशिका होगी द्विगुणित कोशिका, डबल डबल पाए जा रहे हैं डिप्लॉयड से। क्लियर हो गया इतना? खैर, अगर इतना समझ में आ गया तो अब हम फिर से अभी हमने जो बताया था वही हम देखते हैं चलते। समझ में आ गया ना इतना? चलिए, ये हमको बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि अभी हम इन्हीं टर्म को यूज करेंगे। एक चीज और, हैप्लॉइड को हमेशा प्रदर्शित किया जाता है N से S और डिप्लॉइड को प्रदर्शित करते हैं 2N से। ठीक है, क्लियर? खैर, अब देखिए हमारे पास जो माइटोसिस था, यानी पहला वाला माइटोसिस डिवीजन या समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, उसमें जो एक कोशिका होती है, एक चीज याद रखिएगा, विभाजित होने वाली कोशिका हमेशा डिप्लॉयड ही होती है। भाई सीधी बात है, हम दान तभी करेंगे जब हमारे पास खुद मौजूद होगा ज्यादा, है ना? यानी ये हाफ हाफ तब होगी जब इसके अंदर खुद सारी चीजें जोड़े में मौजूद हो, है ना? तभी तो विभाजन होगा। खैर, तो ये कोशिका 2N, ठीक है, ये कोशिका 2N विभाजित होने से पहले, 2N का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे सारे के सारे गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं। ठीक है, अब माइटोसिस की प्रोसेस जो होती है या इस प्रकार के विभाजन में एक द्विगुणित या डिप्लॉयड कोशिका दो द्विगुणित कोशिकाओं में ही विभाजित हो जाती है। अब तो ये कंफ्यूजन हो गया, एक 2N सेल और दो 2N को कैसे डिवाइड हो सकती है भैया? तो सबसे बड़ी जो यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात है, तो आप समझ लीजिए इस बात को। एक कोशिका विभाजित होने से पहले उसके अंदर जितना भी मटेरियल होता है उसको डबल करती है। स्पेशली दिस फैक्ट इज अबाउट क्रोमोसोम्स, यानी स्पेशली अगर हम बात करें तो आनुवंशिक पदार्थ या गुणसूत्रों के केस में ये बात लागू होती है कि वह गुणसूत्र, एक कोशिका विभाजित होने से पहले अपने गुणसूत्रों की संख्या को डबल करती है। और जब पहले से ही उसके अंदर जोड़े जोड़े में मौजूद है, तो सोचो जहां पे एक जोड़ा गुणसूत्र होगा वहां पे आप कितने हो जाएंगे? 2 जोड़े। तो सोचो जहां पे 2N था वहां पे कितना हो गया होगा? 4N, है ना? यानी 2N के जैसा एक और सेट, यानी मान लिया अगर ड्रोसोफिला के अंदर 1 2 3 4, और जब ये अपने आप को डबल कर लेगा तो 1 2 3 4, समझ रहे हैं? जहां पर एक पेयर था वहां पे कितने पेयर हो गए? 2 पेयर। यानी जहां पर टोटल 8 गुणसूत्र थे वहां पे कितने हो गए? 16 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2N की जगह जब 4N हो जाएगा तो डिवाइड होने के दौरान 2N इधर 2N इधर, बात खत्म। ठीक है, चलिए मियोसिस जो दूसरा है, अगर हम मियोसिस की बात करें या अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो एक सेकंड, मियोसिस की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक 2N सेल 2 3 4 हैप्लॉइड यानी N सेल्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, प्रोसेस वही है। कैसे हो पाएगा? 2N जब विभाजित होने वाली होती है तो अपने आप को डबल कर लेते हैं, तो 2N की जगह पे क्या हो जाएगा? 4N हो जाएगा, और 4N में से N 4 जगह N, यानी हैप्लॉइड कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन देखो, देख रहे हैं यहाँ पे 2N था, अब N रहेगा, 2 का आधा रह गया। यहाँ पे 2N था तो 2N ही दिख रहा है, सम यानी बराबर दिख रहा है, तो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, इतना समझ आ गया? तो यहाँ से यह चैप्टर आपका पहला जो चैप्टर है कोशिका, ये खत्म होता है। इस चैप्टर में जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं ग्रुप में, आप उन नोट्स को फेयर कॉपी पे करिएगा। जिन लोगों ने नहीं किया है, जिन लोगों ने कर लिया, आप उसको रिवाइज करिएगा। और उन नोट्स में से यदि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको अभी तक नहीं समझ में आया है, ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को भेजिएगा और उसका समाधान किया जाएगा। क्लियर? सो आई होप कि आप लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और आज के लिए हम सिर्फ इतना ही।
डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल हमारा जो कॉलेज का है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियोस को लाइक और शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमको भी ये चीज़ जानकारी मिलती है कि हाँ आप भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, एंड दैट इज़ नेसेसरी। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।